हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सारणिक के अंदर 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 क्रम के सारणिकों का मान निकालना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया 1 यानी कि 1 गुणा 1 के सारणिक का मान, 2 गुणा 2 वर्गाव्यूह के सारणिक का मान और 3 गुणा 3 अर्थात तृतीय कोटि के सारणिक का मान किस तरीके से हम प्रसरण करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको 2 बता दिए थे, R1 और R2 से, R3, C1, C2, C3 से आपको करने थे, यानी कि 6 प्रकार से प्रसरण किया जा सकता है। उन 6 प्रकारों से प्रसरण करने पर सारणिक का मान सेम आना चाहिए, परिणाम एक ही होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं सारणिक का प्रसरण किसी भी पंक्ति या स्तंभ से करने पर सदैव समान परिणाम ही देता है। ये निष्कर्ष वहाँ पे लिखना था और मैंने आपको वहाँ समझा भी दिया था। फिर भी मैं आपको दो और उदाहरण समझाता हूँ। तृतीय कोटि इसलिए क्योंकि इसे द्वितीय कोटि में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, ठीक है, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, आपको बताया था इस पे कौन सा चिन्ह होता है, +3, और ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 0 और -2, -+4, ये आपका बन जाएगा क्या, ये यहाँ से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये माइनस ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बंद और ये सब प्लस, 0 और -3 और +5 यहाँ आए तो ये बन जाएगा 2 बन जा 2 और 3 2 जा 6, डेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 -12 और ये हो जाएगा -4 -20, तो डेल इज इक्वल टू ये 12 और 6 18 20 38, ये आपका आ गया डेल इज इक्वल टू -38। ऐसा नहीं है हमने ये R1 से किया है, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से करेंगे तो -38 ही उत्तर आना चाहिए। अब देखिए हम इसका प्रसरण C2 के अनुदेश कर रहे हैं क्योंकि 1 शून्य आ रहा है। अभी मैं कुछ नियम लिखाऊंगा सारणिक को प्रसरण करने के, अनुदेश प्रसरण करने पर, तो बच्चों देखेंगे जब हम इसके C2 के अनुदेश प्रसरण करेंगे तो इस पर कौन कौन सा चिन्ह होता है, देखो आप ये क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होगा, चिन्ह सहित गुणांक लिया जाता है। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, ये और ये 1 2 है ना, तो 1 2 है तो क्या हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 1 कम 1 2 दूना 4, ये +0 पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 का जिस अवयवों में गुणा करेंगे वो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको हटाई दो। -1 ये यानी कि ये क्या आएगा, यानी कि 2 3 1 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूना 6 और 6 -2, तो इस तरीके से डेल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 -4 -3 और ये 0 है ही बेटा, और ये क्या हो जाएगा 6 में से हो गई 4, तो -4, तो डेल इक्वल टू -7। आप देख सकते हो मैंने कल भी आपको एक उदाहरण बता दिया था, उसके प्रसरण बता दिया था, 2x2 कोटि का प्रसरण बता दिया था, ये 3x3 कोटि के प्रसरण है, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद मैं आपको नियम बता दूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें बताने वाला हूं, उसको आप देखें। किसी को प्रसरण में कोई दिक्कत, अब हमने C2 से किया, आप किसी और पंक्ति या स्तंभ से करके देखें, देखो इतना ही आंसर आता है या नहीं आता। चलिए हम एक करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया R1 के अनुदेश, आपको संशय है कि सही है या नहीं, प्रसरण करने पर ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं कल से और आज तक बताता चला आ रहा हूँ क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो R1 के अनुदेश करेंगे तो डेल इक्वल टू कौन सा चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 -2 और ये हो जाएगा -+1 ये और ये 1 -4, ठीक है ना, 1 -4 और यहाँ हो जाएगा अपन का +2 और 1 3, ये हो जाएगा 1 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यानी कि 3 दूना 6 और ये कितना हो गया -3 और +2, तो डेल इक्वल टू 6 और 3 9 और +2 -7। देखिए
इसका और इसका सेम आंसर हो गया। तो मैं किसी भी पंक्ति, इससे स्पष्ट होता है किसी भी पंक्ति या स्तंभ से सारणिक का प्रसरण करने पर समान परिणाम देता है। तो इसमें तो कोई संशय नहीं रहा। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के पश्चात फिर हम आपको बताएंगे कि इसके कुछ नियम होते हैं। यदि सारणिक का प्रसरण शीघ्रता से करना हो, जल्दी से करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं वो अभी वो बता भी दूंगा, वैसे मैं नॉर्मल बता दे रहा हूं। यदि शीघ्र हमें गणना करने के लिए, सारणिक की गणना शीघ्र करने के लिए, सबसे पहले ये देख लो, किसी भी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में दो लगातार शून्य हों, और अगर अधिक शून्य है तो दी बेस्ट है, फिर तो शून्य होना ही है। अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति में या स्तंभ में तीनों अवयव शून्य हो तो सारणिक के गुणधर्म से उसका मान शून्य ही होगा। लेकिन अगर दो लगातार शून्य हैं तो वो 2/2 के सारणिक में बदल जाता है और उसका मान तुरंत ही गणना कर दी जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है, आपको जैसा बता रखा चिन्ह लेने का तरीका -1 की पावर i प्लस जे, तो -1 की पावर i प्लस जे ना लेकर के मैंने बताया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो इस नियम का चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, चिन्ह और इनटू गुणांक। सेकंड में जो आगे आने वाली चीज है उसमें केवल चिन्ह लेते हैं, गुणांक नहीं लेते, लेकिन प्रसरण करते समय चिन्ह और गुणांक दोनों ही लिया जाता है। और उप सारणिक में हम केवल क्या करते हैं, केवल अवयव लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो देखेंगे मैंने एक उदाहरण लिया है जो कि टाइप क्या है इसका। यदि हमें गणना को सरल करना है, शीघ्रता से करना है, बहुत जल्दी करना है, इसके लिए सारणिक का प्रसरण उस पंक्ति या स्तंभ से करना चाहिए जहां शून्यों की संख्या अधिकतम हो। मैंने जैसा अभी बताया था, ओरली बताया था, फिर मैंने आपको लिख के भी बता दिया और उसका उदाहरण भी दे रहा हूं। देखिए शून्यों की संख्या अधिकतम हो, इधर देखा 1 है, इधर देखा 1 है, लेकिन इधर देखा तो 2 शून्य है या नहीं है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस तरह से बना दिया हमने। तो क्या लिखेंगे, C3 के अनुदेश, किसके अनुदेश, जिसमें हो उसी के अनुदेश प्रसरण करने पर तो डेल इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहां पर ही चिन्ह लगाने, प्लस माइनस प्लस। पहली बात तो जैसे ही आपने 2 शून्य देखे तो ये केवल इतना ही सारणिक शेष रह जाता 2/2 का। ये कॉर्नर पकड़ लिया तो क्या बचा, -1 3 और 4 और 1, -0 +0, ये तो सब 0 होने वाली है। तो आराम से आप कर सकते हैं डेल इक्वल टू 4 और ये बन जाएगा -1 और 4 दिया 12, तो 4 इंटू -13 -52, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से करोगे -52 आएगा, लेकिन यहां कितना कम समय लगा ये आप देख सकते हो। शीघ्रता से करने के लिए वो एक लाइन लिखी है मैंने, शून्य जहां अधिकतम हो वहां से कर देना चाहिए और ये 2/2 की सारणिक बन जाती है यूं करके। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां 2 शून्य होते तो यूं और फिर यूं बनता। ठीक है, अगर यहां 2 शून्य होते तो ये और ये बनता। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है शून्यों की संख्या कहां पर अधिकतम है, बहुत ही शीघ्रता से हो जाता है। दूसरी एक बात हमने बच्चों लिखी है, सारणिकों का प्रसरण करते समय चिन्ह -1 की पावर i प्लस जे, अर्थात ये चिन्ह है -1 की पावर i प्लस जे के स्थान पर i प्लस जे, अगर i प्लस जे सम है तो पॉजिटिव 1 से गुणा करते हैं मीन्स, और अगर विषम है तो नेगेटिव 1 से गुणा कर देते हैं। मतलब इस चिन्ह का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए -1 की पावर अभी हमने कहा a11, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2। आपको बता दें कौन सा चिन्ह आया, प्लस, तो इसलिए +1 कह देते हैं। ठीक है ना। और नेगेटिव 1 कब होगा, जैसे -1 की पावर a12 आ गया, तो बताया था मैंने 1 + 2, तो -1 की पावर कैसी हो गई, विषम 3, और -1 ये -1 हो गया। तो इसलिए हम कह देते हैं +1 और -1 से गुणा कर देते हैं। ये चीज आपको बार बार भूलनी नहीं है, ये विशेषता है इसकी, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना। मैं एक और प्रकार का तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, एक तरीके से a = 2b, क्या प्रूव करना है, a = 2b। आप जहां a बराबर, ये भी एक नियम है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इस नियम के अनुसार क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं हम। एक सवाल है 2420 तथा b = 1120। अब हमारे पास ये सवाल आ गया
तो नियम क्या होता है, इससे एक नियम तैयार होगा, वो तीसरा नियम तैयार होगा। अभी मैं आपको बता दूं, अपनी हो सकता है आरबीएससी में नहीं हो, ये एनसीईआरटी का काम है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं और जो कंपटीशन लेवल की होती हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आती है, कारण कि इसके साथ साथ अगर हम एनसीईआरटी को भी देखते चलें तो सारे नियम फॉलो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़े ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही साड़े ऑफ ए 2 2 4 0, तो हमने जैसे ही इसको हल किया तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से ये माइनस ये, तो माइनस के 8, कितना आ गया, माइनस के 8। लेकिन जैसे ही हमने देखा बी में, तब क्या होगा, 2b। हम कभी भी 2 का गुणा सारणिक में डायरेक्टली करेंगे तो किसी पंक्ति या स्तंभ में ही किया जाएगा पर्टिकुलर, लेकिन यहां पर नियम होता है पहले आव्यूह में गुणा करने पर उसके प्रत्येक अवयव में उसका गुणा माना जाता है या किया जाता है। तो 2b का मतलब क्या हो गया, 2b का मतलब क्या हो गया कि b में हम पूरे में 1 1 2 0, तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 4 2 0। तो यहां से सारणिक ऑफ 2b निकालना है, सारणिक ऑफ 2 2 4 2 0। जैसे ही हमने इसको सारणिक में कन्वर्ट किया तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, इसलिए प्रूफ होता है, क्या प्रूफ हो गया, सारणिक ऑफ ए बराबर 2b। मतलब a बराबर 2b तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारणिक ऑफ a बराबर सारणिक ऑफ 2b, है ना। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इनकी जो वैल्यू है वो समान आ गई। अब इसमें एक नियम बना, क्या नियम बना, नियम ये है, उसके लिए नोट लगा देता हूं मैं थोड़ा सा, और उस नोट को मैं नोट करा दूंगा आपको। तो a बराबर के बी, यदि आपको a बराबर के बी हो जहां n कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक है, जहां a जो है, a और b जो है वो n कोटि के वर्ग आव्यूह है। तो इससे जो निष्कर्ष निकल के आता है, k की पावर n mod v, ये आपका जो रिजल्ट है हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 2/2 का है तो यहां पर क्या होगा, अगर वो 2/2 का है तो k स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 के आती है। तो वही चीज यहां पर दर्शाई गई है जहां a और b क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। तो k की पावर n सारणिक ऑफ b, इस टाइप से निकल के आएगा हमेशा। सारणिक ऑफ b का मान यदि आप देखें तो क्या आएगा, 0 और ये -2 हो जाएगा, तो वही चीज निकल के आ रही ना, यहां से देखें तो माइनस के यानी कि 8 जो आ रहा है वो k की पावर n बन जाता है। तो ये एक नियम है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू है तो इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अपनी आरबीएससी में दिया गया। तृतीय कोटि की सारणिक का मान सारूस आकृति, सारूस चित्र द्वारा किस प्रकार से सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो हम आपको सारूस आकृति बना रहे हैं, सारणिक ऑफ ए, यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 लिखते हैं, और यहाँ a1 b1 a2 b2 और a3 b3, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अग्रणी विकर्ण हैं, अग्रणी का मतलब जो इस तरह से होते हैं, ये थोड़े से ध्यान देना है। ये अपने अग्रणी, पहले हम क्या करेंगे, सारणिक ऑफ ए बराबर, तो जो अग्रणी विकर्ण हैं a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 प्लस, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी, पहले मैं लिख दूं, और c1 a2 और b3, ये एक ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से, ये अगर इस तरीके से हम बना लेंगे तो ये देखिए, ये आपका सारूस चित्र है। तो ये हो जाएगा a3 v2 और c1 प्लस b3 c2 और a1 प्लस c3 a2 और b1, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से बन गया। तो यहां पर क्या होगा, सारणिक ऑफ ए बराबर अग्रणी विकर्णों के गुणन का योग, ठीक है, अग्रणी विकर्णों के गुणन का
योग माइनस पश्च विकर्णों के गुणन का योग। ठीक है, तो हमने वही किया है कि जो अग्रणी विकर्ण है मतलब मुख्य विकर्ण है, इस तरह से चलते हैं ना मुख्य विकर्ण, तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से हम उनका क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले में क्या आ रहा है, A1 B2 C3 A1 B2 C3 B1 C2 A3 और C1 A2 B3 माइनस A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1। ये भी बहुत ईजी होता है, इससे भी प्रश्न करना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इससे प्रश्न करें या हमने जो पहले बताया है वो प्रश्न। देखो हम आपको हर चीज़ बताएंगे जो हमारी बुक में सिलेबस में है, मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसमें एनसीईआरटी को भी शामिल करते हुए आपको बताता हूं। आप कभी भी मेरा नोट्स पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ये गारंटी है। परीक्षा के अंदर जो सवाल आते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी से मिला के पढ़ाता हूं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे जितना बदल दे फिर भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, मुझे पता है पेपर कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराता हूं। तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपन लोग, डेल इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं 1 -1 और 2 3 4 0 5 6 1। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना, सारूस चित्र द्वारा, सारूस आकृति द्वारा, चित्र द्वारा गणना या सरल करना। ठीक है, हमने यहां लिख दिया सारूस चित्र द्वारा। तो अब सारूस चित्र का मामला क्या है, वही बनाना होगा। 1 3 1 3 5 -1 4 और 6 और 2 0 और 1। मैंने क्या बताया था, ये आपको तुलनात्मक अध्ययन इससे करना होगा। या क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यहाँ क्या लिखते हैं, A1, हाँ अब A1 A2 क्या है, 1 3 5। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, 1 3 5 यही लिखने। और B1 B2 B3 पे -1 4 और 6। ये हमारा सारूस चित्र बन गया। अब अग्रणी विकर्ण में वही, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये और इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ गया। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं डेल इक्वल टू ये 1 4 1 मल्टीप्लाई होगा। इसमें थोड़ा सा क्या कलरफुल होता तो मज़ा आ जाता, 4 गुणा 1 तो कितना हो गया, 4। ठीक है, प्लस ये देखिए 0 में करोगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। प्लस 2 3 6 6 6 36 माइनस। अब पश्च विकर्ण, तभी मैं एक एक कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए पश्च विकर्ण, ये देखिए 1 पश्च विकर्ण 2, ये हो गया 2 और 1 ये हो गया ये 3। तो यहाँ से 5 चौके 20 20 दूनी 40। ओके, 6 0 का गुणा करोगे 0 और 1 का 3 में, यहाँ चिन्ह देख लेना नहीं पता लगे, ये वाला सब एक सा हो गया, 1 3 3 माइनस के 3। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, 4 और 36 कितना हो गया, 40 और माइनस 40 और प्लस 3, 40 से 40 गया तो डेल इक्वल टू कितना आ गया, 3। वेरी इजी। तो आप देख रहे होंगे सारूस आकृति के द्वारा भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म और सिखा दिया है। इसका प्रश्न भी हम सारूस चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई R1 R2 C1 C2 C3, इनसे हमने 6 प्रश्न आपको पहले ही अवगत करा दिए। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें विद उदाहरण, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना। मैंने 3 अग्रणी 1 2 और 3 1 2 और 3 और 1 2 और 3, तो 3 अग्रणी, 3 नहीं लिखा था, 3 अग्रणी विकर्णों के गुणन का योग, 3 पश्च विकर्णों के गुणन का योग। आगे समझ में? तो इतना नोट डाउन कर ले। हाँ जी बच्चों, तो एक सबसे पहले इस टॉपिक से पहले हम इस टॉपिक पे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर लिखा आव्यूह एवं सारणिक में अंतर, ये हमारी बुक में भी दिया गया, हो सकता है हम थ्योरी भेजें तो उसमें भी मिल जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि आव्यूह और सारणिक में मुख्य जो अंतर होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आव्यूह एक प्रकार का एक सुव्यवस्थित क्रम है, तरीका है। मैंने आपको पहले ही बताया, आव्यूह एक प्रकार का मैनेजमेंट अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट, अर्थात आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है। इसका कोई भी संख्यात्मक आंकिक मान न्यूमरल वैल्यू नहीं होती है। ये आप गांठ बांध लें, जब भी पूछा जाए तो आव्यूह क्या है? आव्यूह एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, और इसका कोई भी आंकिक मान या संख्यात्मक मान न्यूमरल वैल्यू नहीं होती है। जबकि सारणिक का मान हम ज्ञात
कर सकते हैं, अर्थात इसकी एक न्यूमरल वैल्यू अवश्य होती है, अर्थात संख्यात्मक मान होता है। दूसरी बात होती है कि आव्यूह किसी भी क्रम या कोटि का हो सकता है। आव्यूह किसी भी क्रम या कोटि का हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 1 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है। अर्थात आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है। तो आप इसमें दो राय ना रखें, किसी भी क्रम का हो सकता है मीन्स आयताकार होते हैं और वर्गाकार होते हैं, परंतु सारणिक में खास बात होती है m बराबर n ही रहेगा। क्या रहेगा? m बराबर n, अर्थात पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या सदैव कैसी होगी? समान होगी। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी तो वो कैसे आव्यूह कहलाते हैं? किस प्रकार के आव्यूह बताए थे मैंने? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात केवल मैंने लिखा रखा है आपको पीछे, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं और इसका न्यूमरल वैल्यू भी होती है। बस ये दो मेन पॉइंट थे, वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखे होंगे, वहां से भी देख सकते हो, और हो सकता है मैं थ्योरी आपको सेंड करूं तो उसमें भी देख सकते हो। बाकी हमने आपको यहाँ पे पूरा ओरली समझा दिया। ये याद रखने की बातें, छोटी छोटी बातें, बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो खास बात आती है, ये आप देख रहे होंगे इस चैप्टर के आगे एक चैप्टर आएगा, उसकी एक खास शानदार एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सारणिक के उपसारणिक, इसको हम लघु सारणिक के नाम से भी जानते हैं, तथा सहखंड, अर्थात उपसारणिक को हम माइनर्स कहते हैं और सहखंड को कोफैक्टर्स कहते हैं। अर्थात हम सबसे पहले बात करेंगे उपसारणिक की। उपसारणिक क्या होता है? एक सारणिक के दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति या स्तंभ के दमन करने पर जो शेष सारणिक प्राप्त होता है वह उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है। तो बहुत इजी वे में हम आपको बता देंगे। अभी आप ध्यान से देखें, हमने एक उदाहरण लिया डेल, तो अगर हमको यहां पर दो की, हम यहां पे लिख रहे हैं दो अवयव दो की उपसारणिक, अगर हम अवयव दो की उपसारणिक की बात करें तो जिस पर अवयव है, तो मैंने क्या कहा, तो ये अवयव किस नंबर पर है? A11। इसकी तुलना आप कराना चाहें तो बिल्कुल करा लें, A11, A12, A21, A22, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो A11 का मतलब क्या हो? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको और इसको क्या कर दें? सप्रेस, दमन कर दें, तो क्या आ गया? 6। ठीक है, नेक्स्ट अवयव -5 की उपसारणिक, अवयव -5 की उपसारणिक, तो -5 कहाँ? A21, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, क्या आ गया? 3। चिन्ह से कोई यहां पर लेना देना नहीं है। और आपने देखा 6 अवयव 6 की उपसारणिक, और ले लेते हैं अवयव 6 की, तो अवयव 6 कहाँ? A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आ गया? 2। तो यही आपके एग्जैक्टली आंसर होंगे। तो उसमें यही कह रहा है, एक सारणिक के दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति या स्तंभ, इससे ये गुजर रही, इससे ये, दमन, सप्रेस, हटा दें, सप्रेस मीन्स हटा दें, जो शेष बचता है, जो शेष सारणिक, ये तो 2/2 का है, 3/3 का भी आपको दिया जा सकता है, तो उसमें भी आपका सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो जिस अवयव का लेना उसी पंक्ति उसी स्तंभ को सप्रेस कर दें। अगर 3/3 का होगा तो एक को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 2/2 का बनता जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। चलिए, इसके बाद आपको हमने ये भी बता दिया कि वह उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है। इसमें स्मॉल aij जो अवयव है उसकी उपसारणिक को कैपिटल aij, देखो अलग अलग लिखा हुआ, रेनाउंड बुक, अलग अलग रेनाउंड बुकों में कहीं mij, माइनर्स को क्या कहते हैं? m, तो mij भी लिखा हुआ, घबराने की, और कहीं cij भी लिखा हुआ, तो आप इससे घबराएं नहीं, क्या कहां पर लिख रहा है। कोफैक्टर्स को वैसे cij कहते हैं, इसने fij लिखा है, तो यहां पर aij कह दिया है, एनसीईआरटी में इसी को उसने mij से लिखा है। तो देखो ये बदलने का वो है, इस पे आप मत जाना कि सर आपने तो यूं लिखा है वहां पे ये लिखा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कहां पर, अगर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो यहाँ mij आ जाएगा, और अगर आरबीएससी करनी है तो aij आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, चीज एक ही है। अब हम बात करते हैं सहखंड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लो अगले चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रमावयव में ये इसकी जान है। अगर आपको सेकंड निकालने नहीं आए, मीन्स उपसारिक तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन सेकंड जरूर, क्योंकि उपसारिक से ही सेकंड होता है, तो उपसारिक पहले बताई जाती है। तो सारिक में मेन काम है सेकंड का। अगर ए इनवर्स निकालते समय हमने सेकंड नहीं निकाल पाया तो हमारा सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर जरा सी भी चिन्ह की गलती हुई तो हमारा पूरा सवाल खत्म हो जाता है। इसलिए सभी बच्चे ये आप ध्यान रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, अर्थात सेकंड जो है वो कोफैक्टर्स जो है वो आपको यही सीखना होगा। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस आज से आप करना शुरू कर दें, 5वें चैप्टर की गारंटी मेरी है पूरी, ठीक है ना, 4 नंबर का वो भी है। तो आप देखेंगे किसी भी सारणिक में IV पंक्ति में आपको यहां पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो यहां हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे, मान के चलो हमने ये अवयव लिया तो इसकी ये पंक्ति ये और इसकी ये पंक्ति और ये सब अवयव को लेना है तो ये सप्रेस कर दिए जाए तो 1 2 3 4 ये बचेंगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से वो लिख रहा है पर स्थित IV पंक्ति एवं जेवे IV पंक्ति, सपोज दैट ये AIJ है, सपोज दैट, तो IV पंक्ति कौन हुई है, जेवा स्तंभ कौन हुआ है, के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ का सेकंड को क्या कहते हैं, FIJ। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, FIJ से व्यक्त करते हैं। और FIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे। फिर से I प्लस जे मीन्स ये निर्भर करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सम है I प्लस जे तो पॉजिटिव सम है, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, विषम होगा। और AIJ उपसारणिक, ये उपसारणिक हो गया। तो यहां पर देखें हमने 2/2 का लिया है, अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड, ठीक है। अवयव 2 का सहखंड की बात करें तो अवयव 2 आप देखिए, अवयव 2 कहाँ आ रहा है, A11 पर, तो A11 पर आ रहा है तो इसकी तुलना आप करेंगे तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ सब प्रेस कर दें, और यहाँ चिन्ह किसका आता, प्लस का, यहाँ माइनस का, और यहाँ माइनस का, और यहाँ प्लस का, क्योंकि A11 A12 A21 A22 आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होगा। A11 A12 A21 A22 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह ध्यान रखना पड़ता है, चिन्ह का ध्यान रखिए। अभी मैं और बनवा दूंगा, परेशान ना हो। तो इसका क्या आ गया, ये सप्रेस हुई, ये सप्रेस हुई, तो प्लस के 4। अब आपने कहा अवयव, सर हमें इसका नहीं चाहिए, अवयव -6 का सहखंड चाहिए, अवयव का सहखंड। तो इसका जो सहखंड होगा -6 का, इस पे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस माइनस, और आप देखिए सप्रेस कौन सा होगा, 2 1, दूसरी पंक्ति पहला कितना आ गया, -5। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। अगर आपको और सहखंड चाहिए, मान लो 5 अवयव 5 का सहखंड, 5 का सहखंड, तो 5 अवयव किस पर है, 1 2, तो पहली पंक्ति दूसरा कितना आ गया, और चिन्ह किसका है, माइनस, तो माइनस और -6 कितना आ गया, +6। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सेकंड निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं 2 बातें और लिख रहा हूं शीघ्र गणना करने के लिए, ठीक है ना, शीघ्र गणना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बात हम और लिख रहे हैं, वो आप ध्यान से सुन लें। अगर हमें शीघ्र गणना करनी हो सेकंड के लिए, शीघ्र गणना करने के लिए सेकंड निकालने की स्थिति में तो हम क्या करते हैं, अरे हाँ बच्चों, तो ये बता दिया। इसके बाद शीघ्र गणना करने के लिए 2 व 3 क्रम की सारणिक में सहखंडों के चिन्ह संगत स्थिति के अनुसार होने चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, फिर भी 2 × 2 के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आज से आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। आज से आप सहखंड और उपसारणिक आज ही निकालने का प्रयास शुरू कर दें। कल से जो हमारा टॉपिक है वो आगे रन कर जाएगा और एक एक्सरसाइज तुरंत के तुरंत समाप्त भी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।